नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवरात्र में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, लंबे वक्त से इंतजार कर रहे माननीयों की पूरी होगी मुराद। कैबिनेट विस्तार की पृष्ठभूमि हुई तैयार। उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक्टिव हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। सक्रियता बीजेपी पर पड़ सकती है भारी, 2027 में मिल सकती है चुनौती। ऋषिकेश में पेयजल में मिले सीवेज का पानी पीने को मजबूर वार्ड 11 के लोग, हो रहे बीमार। अधिकारी संज्ञान लेने को नहीं तैयार। और ऊर्जा निगम के लिए बकाया वसूलना बना चुनौती। 54 करोड़ के कर्जदार है सरकारी विभाग। मार्च महीने में निगम को करना है 225 करोड़ का टारगेट पार। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंत्री बनने का सपना देख रहे विधायकों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इस बार खबर पक्की है। नवरात्र में ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। और उम्मीद है कि इस बार उन जिलों से मंत्री बनाए जाएंगे जहां से अभी कोई भी मंत्री नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायकों की मुराद जल्द होगी पूरी। अब मिलने वाली है खुशखबरी। नवरात्र में कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी। तैयार हुई मंत्रिमंडल विस्तार की पृष्ठभूमि। किस विधायक को मिलेगी कैबिनेट में जगह? कौन बनेगा मंत्री? नवरात्र के 9 दिनों के भीतर बीजेपी विधायकों के लिए खुशखबरी आने वाली है। लंबे समय से मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे विधायकों की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि धामी कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी मिलने वाली है। खबर है कि नवरात्र के दिनों में ही कैबिनेट विस्तार और दायित्वधारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की माने तो इसी नवरात्र में दायित्वधारी और कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। बता दें कि धामी कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं। इन सभी पदों पर ताजपोशी के लिए विधायकों के पिछले 4 सालों के कामकाज का रिकॉर्ड देखा जाएगा। इसके अलावा 2 दर्जन दायित्वधारी भी बनाए जा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उन जिलों से भी मंत्री बनेंगे जहां से अभी कोई भी मंत्री नहीं है। हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रस्ताव को सेंट्रल लीडरशिप ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के बीच संतुलन बनाने का काम किया जाएगा। इससे बीजेपी को आगामी चुनाव में हैट्रिक लगाने की रणनीति को भी बल मिलेगा। बता दें कि धामी सरकार में मंत्रियों के 3 पद तो पहले से ही खाली थे। एक पद मंत्री चंदन रामदास के निधन और दूसरा पद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था। मौजूदा समय में मंत्रिमंडल में कुल 5 पद खाली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी कई बार कैबिनेट विस्तार के संकेत दे चुके हैं। अब चुनाव के लिए कम समय होने से सरकार और संगठन कैबिनेट विस्तार के इंतजार को खत्म करने जा रहा है। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो उसमें पार्टी लेवल पर भी चर्चा हो रही है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी चर्चा हुई है। चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे दायित्वधारियों की को दायित्व देने की बात है कुछ महानुभावों को, हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इस नवरात्रियों के बीच में कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। जो पार्टी लेवल पर चर्चाएं हुई हैं, विभिन्न स्तर पर चर्चाएं हुई, केंद्रीय नेताओं के साथ भी और राज्य के वरिष्ठ नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और जो दायित्वधारी जिन महानुभावों को मिल रहा है उनके नामों की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार चुटकी लेती नजर आई, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्वधारियों की नई सूची की बात कर चुके हैं। लेकिन तमाम इस तरह की चर्चा सिर्फ चर्चा बनकर ही रह गई।
4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और उससे पहले भी आपने देखा जब धामी जी मुख्यमंत्री थे तो हर वक्त ये सुना जाता था कि जो है पितरपक्ष बीत जाने दीजिए, कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, होली बीत जाने दीजिए, दिवाली बीत जाने दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी। अब नवरात्र भी आज प्रथम दिन है, अब नवरात्र भी बीत जाएगा लेकिन नहीं होगा इनका विस्तार। इसकी वजह ये है कि खंड खंड में बटी है भारतीय जनता पार्टी और इनको अपने कैडर के जो विधायक हैं उनकी काबिलियत पे शक है। और आप देखिए कैबिनेट में जितने भी इनके मंत्री हैं, मैक्सिमम जो मंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कैडर से नेता तैयार करती है। आपके पास तो काबिलियत नहीं है, इसीलिए आप नहीं बना पाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे से संतुष्ट होते नजर आएंगे, जिससे चुनाव के समय बीजेपी को और तेज गति से काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता मिल जाएंगे। अब देखना होगा कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण कैसे साध पाती है और जिस शुभ मुहूर्त की बात सरकार और संगठन कर रहा है, क्या उस शुभ मुहूर्त में कैबिनेट विस्तार की नई सूची पर मुहर लगती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी का नाम दुष्यंत गौतम से जोड़ा गया था, जिसके बाद दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड से ही दूरी बना ली थी। लेकिन अब दुष्यंत गौतम फिर से एक्टिव हो गए हैं। पहले देहरादून में संगठन की बैठक में मौजूदगी और अब रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, ये जाहिर करता है कि दुष्यंत गौतम ने वापसी कर ली है। लेकिन दुष्यंत गौतम का ये एक्टिवनेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता में अंकिता भंडारी केस को लेकर आज भी गुस्सा है। वहीं दुष्यंत गौतम की एक्टिवनेस पर पार्टी दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। दुष्यंत की एक्टिवनेस पर सवाल, पार्टी के दो धड़ों में बवाल। दुष्यंत बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किलें, गढ़वाल में हो सकता है बीजेपी को नुकसान। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा होने के बाद से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड से दूरी बना ली थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से दुष्यंत गौतम फिर से एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में जहां वो देहरादून में संगठन की बैठक में शामिल हुए, तो वहीं बीते दिन रुद्रपुर में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। एक के बाद एक बैठक में शामिल होना ये बताता है कि दुष्यंत गौतम अपने काम पर वापस लौट चुके हैं। लेकिन दुष्यंत गौतम की ये वापसी और एक्टिवनेस बीजेपी को दो धड़ों में बांटती दिख रही है। बीजेपी में दो धड़े हैं, एक धड़ा जो दुष्यंत गौतम की वापसी से खुश हो रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा जो दुष्यंत गौतम की एक्टिवनेस पर सवाल खड़े कर रहा है। दुष्यंत की वापसी से वो गुट खुश हो रहा है जो सीएम धामी को असहज करना चाहता है और पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वहीं दूसरा धड़ा ऐसा भी है जो ये बात भली भांति जानता है कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की वापसी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, खासकर गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर अब भी लोगों में गुस्सा है। कथित वीआईपी के नाम का खुलासा होने के बाद जिस तरह का बवाल पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिला, उससे साफ जाहिर है कि प्रदेशवासी आगे भी शांत रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि फिलहाल सीबीआई वीआईपी के एंगल से मामले की जांच कर रही है। लेकिन चुनाव से पहले यदि तस्वीर साफ नहीं हुई तो फिर से मोर्चा खोलने में प्रदेश की जनता को देर नहीं लगेगी। याद दिला दें कि जब उर्मिला सोनावर ने कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया था, तब बीजेपी के कुछ नेता सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं कुछ नेता बचाव में उतर आए थे। उस वक्त दुष्यंत गौतम ने भी उत्तराखंड से दूरी बना ली थी। अब ये दूरी दुष्यंत गौतम ने खुद बनाई थी या फिर बीजेपी ने दूरी बनवाई थी, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन कुछ दिनों तक प्रदेश से दूर रहकर फिर से एक्टिव हो जाना जहां लोगों को खल रहा है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी किस तरह पार्टी पर ग्रहण बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्रदेश कांग्रेस की कमान देवेंद्र यादव के हाथ में थी तब भी पार्टी की यही स्थिति थी, और जब पार्टी की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को दी गई तब भी पार्टी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के चयन में गलती हो रही है या फिर कोई भी प्रभारी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना ही नहीं चाहता। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पर ग्रहण प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से लेकर शैलजा तक, पार्टी को मजबूत करने की नहीं उठाई जहमत। क्यों एक्टिव नहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी? क्या गलत हाथों में है कांग्रेस की जिम्मेदारी? क्या बार बार उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभार गलत हाथों में दिया जा रहा है? क्या कांग्रेस प्रभारी पार्टी पर ग्रहण बन चुके हैं? क्या कांग्रेस प्रभारी पार्टी को मजबूत कर ही नहीं पा रहे या फिर करना ही नहीं चाहते? ये तमाम सवाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सियासी पंडितों के जहन में भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा ने जब से पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है तब से लेकर अब तक गिनती के ही कुछ दिन उत्तराखंड वो पहुंची हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। कुमारी शैलजा ही नहीं, इनसे पहले उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी रहे देवेंद्र यादव का भी कुछ यही हाल रहा। ना तो वो उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं को रास आए और ना ही पार्टी में गुटबाजी और अंतर्कलह को दूर कर पाए। प्रभारी को लेकर पार्टी में नाराजगी इतनी बढ़ी कि पार्टी हाईकमान को फैसला लेना पड़ा और कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाना पड़ा। लेकिन कुमारी शैलजा के आने से भी उत्तराखंड कांग्रेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कुमारी शैलजा की उत्तराखंड से दूरी ही पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जिस प्रभारी को उत्तराखंड आकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके वो वीडियो कॉलिंग मीटिंग से ही खाना पूर्ति करती दिख रही हैं। राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस को पूरी तरह बूस्ट अप करने में असफल रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय नेताओं ने समय समय पर ये शिकायत की है कि प्रदेश प्रभारी के रूप में उनकी मौजूदगी राज्य में सीमित रही है। कई बार कार्यक्रमों में उनकी गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठते रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है, लेकिन कुमारी शैलजा इस मुद्दे पर 1% भी काम नहीं कर पाई है। जहां बीजेपी पन्ना प्रमुख तक के लेवल से अपनी तैयारी करती है, तो वहीं कांग्रेस की ऐसी कोई भी कसरत नजर नहीं आ रही है। देवेंद्र यादव रहे हों या फिर कुमारी शैलजा, पार्टी को माइक्रो लेवल पर ले जाकर नींव को मजबूत करने की कोई भी कोशिश नहीं की गई। कांग्रेस के पास 2027 में बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने का अच्छा खासा मौका है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर बीजेपी मुश्किलों में घिरती दिख रही है। तो वहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कांग्रेस के फेवर में हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी ग्राउंड लेवल पर प्रभारी ने किसी भी कार्यकर्ता को तैयार नहीं किया। हालांकि उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बेहतर काम कर रही हैं। कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी बहुत अनुभवी नेता हैं, लोकसभा की सदस्य भी हैं और उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी भी हैं। अभी परसों ही उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुला करके प्रदेश की समस्याओं पर व्यापक चिंतन मंथन किया है। पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और जहां तक कार्यकारिणी का सवाल है, बहुत जल्दी कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने वाली है। उस पर जो एक्सरसाइज होनी थी वो हो चुकी है। भाजपा को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि किस तरीके से उसको संगठन को मजबूती देनी है, किस तरीके से जनता की समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए संघर्ष करना है। और पार्टी की मजबूती के लिए इस समय कांग्रेस का हर कार्यकर्ता माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, कुमारी शैलजा जी के मार्गदर्शन में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधुरदत्त जोशी का कहना है कि दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड का भला नहीं सोचा जा सकता। हरियाणा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। देखिए, ये तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें क्या कह सकते हैं। कांग्रेस की प्रभारी तो दिल्ली में बैठक करती हैं। जब कभी कोई महत्वपूर्ण बैठक करनी हो तो उत्तराखंड आना उनको अच्छा नहीं लगता हो तो दिल्ली में ही बैठक करती हैं। दिल्ली से ही पार्टी को चलाना चाहती हैं। जब आप समझ लो दिल्ली से पार्टी चलेगी तो क्या हाल होगा, यही हाल होगा। अभी हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ है, ये सब आपके सामने है। इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? तो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वही निर्णय लेने में अक्षम है,
तो प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे? कार्यकारिणी 2020 से नहीं बन पाई है, 3 अध्यक्ष बदल गए हैं, जिलाध्यक्ष 2 बार बदल दिए हैं, जिलाध्यक्ष में पूरा काम करने का मौका नहीं दिया, ब्लॉक अध्यक्षों का पता नहीं है कौन है क्या है। उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ नेता भले ही कुमारी शैलजा के काम को बेहतर बता रही हों, लेकिन पार्टी के भीतर ही कुछ नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कुमारी शैलजा के कामकाज से खुश नजर नहीं आ रहे। और इसमें कोई दौराई भी नहीं, क्योंकि कुमारी शैलजा का एक्टिवनेस नजर नहीं आता। स्थानीय गुटबाजी और कार्यकर्ताओं में जोश की कमी अभी भी पार्टी को पूरी तरह से बूस्टअप करने के लिए रुकावट पैदा कर रही है। फिलहाल देखना होगा 2027 चुनाव से पहले क्या कांग्रेस कोई बदलाव करती है या फिर स्थिति जस की तस रहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स में भर्ती कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और इस मुलाकात के लिए वो अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने मंत्री से बात कर उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि सतपाल महाराज मंगलवार देर शाम नियमित जांच के लिए एम्स पहुंचे थे और इसी दौरान तबियत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। इसके बाद मंत्री सतपाल महाराज को मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी में मचे घमासान पर चुटकी ली है। बता दें कि चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बीजेपी के नाराज चल रहे नेताओं के नामों को उंगली पर गिना दिया है। हरक ने बीजेपी विधायक रामशरण नौटियाल, अजेंद्र अजय, विधायक अरविंद पांडे, दिलीप रावत और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी में कम से कम 22 विधायक नाराज चल रहे हैं। चाहे रामशरण नौटियाल विकास नगर में भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कर रहे हूं, चाहे अजय जो है पीड़ा जाहिर कर रहा हो, दुख जाहिर कर रहा हो, चाहे अरविंद पांडे जी बात बोल रहा हूं, चाहे दिलीप रावत बोल रहा हो, चाहे भरत चौधरी जूते की नोक की बात करता हो मंच से, जूते की नोक पे काम कराऊंगा खुलेआम बोलता हो, ये साबित कर रहा है कि भाजपा इस समय 2-3 गुटों में नहीं, इतने गुटों में बटी है, इतने गुटबाजी भाजपा में है इस समय। श्रीनगर गढ़वाल से अनोखा मामला सामने आया है। यहां यूकेडी नेता सरस्वती देवी खुद पुलिस के सामने गिरफ्तारी देने पहुंची। इसके पीछे की वजह सरस्वती देवी ने कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत को बताया है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि सरस्वती देवी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, न ही उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है। बता दें कि कुछ दिन पहले एलयूसीसी चिटफंड घोटाले को लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक पदयात्रा निकाली गई थी और इसी में उनका बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के साथ टकराव भी हुआ था। भाई मैं इस थाने में इसलिए पहुंची हुई हूं कि जैसे कि आप लोग समझते हैं कि जब मैं ये यात्रा लगातार कर रही थी और इस यात्रा के दौरान हमारे जो डेलीगेशन था उन्हें हमारे गढ़वाल सांसद श्री अनिल बलूनी भाई जी के द्वारा बुलाया गया था कि भाई थोड़ा सा हमसे बात करें। तो मेरे को भी बोला गया था, लेकिन मैंने कहा मैं महामहिम जी से मिलने आई हुई हूँ। तो मैंने अपनी 4-5 बहनों को और 1-2 भाइयों को उनके पास मुलाकात के लिए भेजा। तो जब वो हमारी बहनें वहाँ पहुँची तो हमारे गढ़वाल सांसद माननीय श्री अनिल बलूनी भाई जी के पास उनको पिलाने के लिए पानी तक नहीं था, ये समय तक नहीं था कि वो ये पूछे कि पिलाना तो अदर बात होती है, लेकिन पानी भी उन्हें पिला सकें। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई और बैठक के दौरान शहरी विकास विभाग, पेयजल विभाग और लोक निर्माण विभाग के विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग की पौड़ी में नीलकंठ महादेव और रामनगर में मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण कार्य को मंजूरी दी है और साथ ही पार्किंग निर्माण गाइडलाइन का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही नीलकंठ महादेव में पार्किंग भूमि का यहाँ पर जियो टेक्निकल सर्वे भी अनिवार्य रूप से कराए जाने की बात कही गई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बांध सुरक्षा को लेकर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम बैराज चीला मार्ग स्थित गंगा भोगपुर में हुआ, जिसमें बांधों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए यूजीवीएनएल जनरल मैनेजर आदेश नौटियाल ने बताया कि ड्रिप जल शक्ति मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है और इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बांधों की सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है
जो भी हमारे 2021 में डैम सेफ्टी कंप्लायंसेस आए हैं, उनके अनुपालन में हम लोगों को जो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसका आयोजन करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है यह जल शक्ति मंत्रालय का जो है एक अद्भुत परियोजना है, जिसके माध्यम से जिसकी जो फंडिंग जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि डैम की हेल्थ को सुधारना, जो वहाँ पे जो हमारे सेफ्टी मेजर्स हैं उनकी हेल्थ को भी सुधारना, तथा जो वहाँ के इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं उनको जो है उनको भी और बेहतर बनाना है। किसके माध्यम से? CWC एवं NDSA के माध्यम से। उत्तराखंड में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का दूसरा चरण संपन्न हुआ। बता दें कि मानसून से पूर्व आपदा जैसे हालातों से निपटने के लिए 2 अलग-अलग चरण में मॉक ड्रिल कराई गई है। उधर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जिला स्तर पर 2 अलग-अलग चरण में मॉक ड्रिल कराई गई है। पहले चरण में 5 जबकि दूसरे चरण में 8 जिलों में मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें अधिकारियों को बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है और इसको देखते हुए हम लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहते हैं, क्षमता बढ़ाने के लिए कार्रवाई करते रहते हैं और लगातार हम लोग मॉक ड्रिल का आयोजन, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन करते रहते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने जनपदों से बात करके हम लोगों ने प्रयास किया कि मॉक ड्रिल जनपद इस बार खुद करें। हम लोग पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे और ये पहली बार का ऐसा मॉक ड्रिल किया गया जिसमें जनपदों ने सारी कार्रवाई की है। ऋषिकेश नगर निगम के वार्ड 19 में पेयजल आपूर्ति में सीवेज का गंदा पानी मिलने का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों से आने वाला पानी यहां पर मटमैला भी है और इसमें से बदबू भी आ रही है, जिससे क्षेत्र में बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कई घरों में लोग उल्टी दस्त जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं। ऐसे में नाराज लोग अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मेरी समस्या यह है कि जब से सिविल लाइन पड़ी है ना, जब से इन्होंने सारी पुरानी लाइनें तोड़ दी है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब से ये गंदा पानी पी रहे। देख लो आप, हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इसमें नई लाइन डाल के दी जाए। और सारे बच्चे बीमार हो गए हैं, सब डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। किसी को आ जाता है, किसी को उल्टी दस्त की समस्या बनी पड़ी है। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए विद्युत बिल का बकाया वसूलना चुनौती बन रहा है। जानकारी के मुताबिक ऊर्जा निगम का 54 करोड़ का बकाया सरकारी विभाग पर है। इसमें भी सिंचाई निकायों की संख्या सबसे ज्यादा है। उधर निगम मार्च महीने में अपना 225 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 75 करोड़ ही वसूल पाया है। ऐसे में अब शहर और देहात क्षेत्रों के लिए टीम का गठन कर बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान का जो टारगेट है वो हमारा 225 करोड़ है और अभी तक जो है हमारे पास लगभग 75 करोड़ के आसपास पैसा आ चुका है। और इस बार जो है मार्च का जो महीना होता है, इसमें हम लोग सरकारी जितने भी विभाग हैं उन पे भी जो है फोकस करते हैं अपना, और जितने भी हमारे आपके प्राइवेट ट्यूबवेल हो गए, घरेलू कनेक्शन हो गए, कमर्शियल कनेक्शंस हो गए, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हो गए, इनका तो हम लोग जो है रिकवरी का कार्य जो है दिसंबर से ही शुरू कर देते हैं। इस बार जो पैसा लगभग 54 करोड़ के आसपास जो है हमारा सरकारी विभागों के पास पेंडिंग है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा स्टेट ट्यूबवेल का है, उसके बाद जो है नगर पालिका का है, इसमें सारी नगर पालिका नगर पंचायत है, 6.5 करोड़ उस पर है। तो उन सब पे रिकवरी का काम चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नवरात्र में धामी मंत्रिमंडल का विस्तार, लंबे वक्त से इंतजार कर रहे माननीयों की पूरी होगी मुराद। कैबिनेट विस्तार की पृष्ठभूमि हुई तैयार। उत्तराखंड में लंबे समय बाद एक्टिव हुए बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। सक्रियता बीजेपी पर पड़ सकती है भारी, 2027 में मिल सकती है चुनौती। ऋषिकेश में पेयजल में मिले सीवेज का पानी पीने को मजबूर वार्ड 11 के लोग, हो रहे बीमार। अधिकारी संज्ञान लेने को नहीं तैयार। और ऊर्जा निगम के लिए बकाया वसूलना बना चुनौती। 54 करोड़ के कर्जदार है सरकारी विभाग। मार्च महीने में निगम को करना है 225 करोड़ का टारगेट पार।